हेलो स्टूडेंट्स, तो इस समय हम क्लास 10th अनसॉल्व HM पब्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमने सेट नंबर 7 तक कंप्लीट किया हुआ था। तो आज का जो सेशन होगा वो हम केमिस्ट्री पे लेंगे, क्लास 12th। इसका भी हम जो है चैप्टर वाइज इसका भी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 1 बाय 1 चैप्टर्स आते रहेंगे, वीडियोज़ है वो अपलोड होती रहेंगी चैनल पे। आप बस उसको क्या करते रहिए, आप देखते रहिए और मस्ती से आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए लगातार। आपको हर एक, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपको हर एक जो है सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। बस आप उसको लगातार पढ़ते रहिए आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th, है ना। और वो क्या है आपके पास, केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और जो पहला अध्याय है वो है ठोस अवस्था। अध्याय का जो पहला नाम है, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में क्लास 12th की, वो है ठोस अवस्था, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का जो मीनिंग, यानी कि जो चैप्टर आपके पास अध्याय फर्स्ट है, यानी कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो है ठोस अवस्था। तो आपको यहाँ पे जो है जानना होगा किसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। हम जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या है ना। इसी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था क्या है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा पहले पदार्थ के बारे में। क्या जानना पड़ेगा आपको, पदार्थ के बारे में। अपनी निचली क्लासेस में पढ़ करके आए होंगे पदार्थ से मीनिंग क्या है, जिसे हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्य बोलते हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं अपने चैप्टर पे आ सकूँ। इसको समझने के लिए आपको ओवरऑल यहाँ पे, क्योंकि आपको अवस्थाएँ पदार्थ आपको मालूम है कि पदार्थ को, चलिए हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं। पदार्थ किसके बारे में हम पहले जानेंगे, पदार्थ के बारे में, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मैटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, है ना। मैटर को पदार्थ बोलते हैं। क्या है पदार्थ, जिसका नाम कई बार बच्चे घबरा भी जाते हैं कि ये द्रव्य कौन सी वाला है, तो पदार्थ बोलो या फिर इसको आप क्या बोलो, द्रव्य बोलो। क्लियर, क्या है द्रव्य। आप अपने चारों ओर जो चीज़ देख रहे हो, हम अपने चारों ओर जो देख रहे हैं, वो चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो आपके पास चेयर हो, चाहे वो आपके पास बुक हो, चाहे वो हमारे पास ये चौक हो, है ना। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर यहाँ पे क्या कर रहे हो, देख रहे हो, वो सब क्या है, वो सब पदार्थ है, वो सब मैटर है। क्लियर हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ के एग्जाम्पल बताओ, द्रव्य के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको अपने चारों ओर जो आपको दिख रहा है वो आपको क्या है, मैटर है। वो सब क्या है, पदार्थ है। आप बोल लो चेयर है, ये हमारे पास चौक है, ये हमारे पास जो है यहाँ से फैन है ना। तो आप, ये आपके पास वॉल है, ये आपके पास जो है बल्ब है ना। आप जो देख रहे हो वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ठोस है। वो क्या है, वो क्या है, पदार्थ है। आपको जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पे पदार्थ है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि पदार्थ क्या है, आपको डिफ़ाइन करके भी बताना पड़ेगा पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वो क्या घेरती है, स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल कोई पूछे, आपने अभी जस्ट हमने बोला
कुर्सी हो गया, आप दीवार देख रहे हैं, दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी आप जो देख रहे हो, यानी कि पंखा हो गया, है ना, और आप जल हो गया, क्या है, वायु हो गया, ये चीज़। तो आप यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो वो सब किस में आता है, पदार्थ में आता है ना, जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, वो क्या है, पदार्थ है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये शब्द एक द्रव्यमान होता है, एक शब्द होता है क्या, भार। एक शब्द क्या होता है, द्रव्यमान, और एक शब्द क्या होता है, भार होता है। तो इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। द्रव्यमान और भार में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है, द्रव्यमान का मीनिंग है कि आप चाहे आप पृथ्वी पे द्रव्यमान लो, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे आप मंगल पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलता है। पहली बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। द्रव्यमान का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है ना, उसके अंदर द्रव्य का मान, कोई भी वस्तु जो है उसके अंदर द्रव्य का मान, उसके मतलब कितनी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। जैसे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी ले लें, है ना, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके पास लीवर हो सकता है, उसके बाद जो है बोन्स हो सकती हैं, है ना, उसके पास लंग्स हो सकते हैं, है ना, तो किडनी होंगी, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो द्रव्यमान है, ठीक है। अगर वो आप पृथ्वी पर हो तब भी आपके द्रव्यमान वही है, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, क्या वो निकल जाएगा, क्या वो अलग चले जाएगा, यानी कि जो किडनी है, क्या किडनी वहाँ पे अलग चली जाएगी, या जो आपके पास लंग्स है वो अलग चले जाएंगे, या फिर जो है लीवर है वो अलग चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब द्रव्यमान जो होता है वो नहीं बदलता है ना, द्रव्यमान जो होता है वो बदलता नहीं है, लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। जैसे अगर आप पृथ्वी पे हो, है ना, क्या है, पृथ्वी पे हो, तो आपका जो भार है वो कुछ और है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो आपका भार जो है वो बदल जाएगा। और देखो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, पृथ्वी पर क्या है, ग्रेविटी है ना। तो यहाँ पर अगर भार आपके पास मान लेते हैं जो है कुछ भी, अगर यहाँ पर आपका भार है, पृथ्वी पर जो भार है वो चंद्रमा पर जब आप जाते हो तो आपका भार जो है वो कम हो जाता है ना। चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार जो है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। चंद्रमा पर जब आप जाओगे तो भार क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है, चाहे वो आप पृथ्वी पर रहो चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। पृथ्वी पर भार जो है ज़्यादा होता है, चंद्रमा पर जाओगे तो आपका भार जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। हम जो है अब इसकी पढ़ते हैं अवस्थाओं के बारे में। किसकी अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं। समझिए आप, पदार्थ की क्या हैं, अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है कि जो आपके चारों ओर जो आप देख रहे हो वो किस रूप में हो सकता है। आप चारों ओर कुछ भी देख रहे हो वो किस रूप में होगा, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा, या तो वो गैस होगा, है ना। यानी कि पदार्थ जो आप अपने चारों ओर जो आप देख रहे हो वो किस किस रूप में हो सकता है, वही पदार्थ की क्या है, अवस्थाएं हैं। पदार्थ किस किस रूप में होगा, यानी कि वो या तो ठोस के रूप में होगा, या तो द्रव के रूप में होगा, या फिर गैस के रूप में होगा। यही पदार्थ की क्या है, अवस्थाएं हैं। तो यानी कि पदार्थ जो है, यानी कि कितनी अवस्थाएं यहाँ से मुख्यतः, यानी कि जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो आपको 3 अवस्थाएं मिलती हैं। वैसे तो आपके पास अब 5 अवस्थाएं आ गई हैं, उसका अभी हम चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहली अवस्था जो है आपके पास क्या है, ठोस है। दूसरी अवस्था जो है द्रव है। तीसरी अवस्था जो है गैस है। ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। यानी कि आप चारों ओर जो कुछ भी देख रहे हो वो या तो ठोस अवस्था में होगा, या तो वो द्रव अवस्था में होगा, या तो वो गैस अवस्था में होगा। आप जिस मोबाइल से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल क्या है,
ठोस है ना। जिस ट्राइपॉड जो है उस है मेरे पास, वो क्या है, ठोस है। चेयर जो है वो क्या है, ठोस है ना। आप बाहर मेरे तालाब है, तो तालाब है तो इसका मतलब वो क्या है, तालाब में क्या है, पानी है, तो पानी है तो वो क्या है, वो द्रव है ना। चाहे आप जूस ले लो, चाहे वो डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, ये सब क्या है, द्रव है। गैस की बात करोगे तो आप जैसे आप क्या लेते हो, श्वास में कौन सी गैस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो वो आपके पास क्या है, गैस है। आप कौन सी गैस छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो वो क्या है, गैस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बेसिक, जिसको बोलते हैं कि इससे बेसिक नहीं होगा, बिल्कुल डेप्थ क्लियर कर देंगे आपको। हमेशा याद रहेंगे चीज़ें, आप भूलेगो नहीं, इस बात की गारंटी है। सेशन देखा तो मज़ा आ जाएगा आपको, लास्ट में बोलोगे मज़ा आ गया, पूरा सेशन समझ में आया, पूरा याद हो गया, देख करके ही पूरा याद हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ने में आएगा, मज़ा आ जाएगा पूरा, है ना। तो पदार्थ की अवस्थाओं से मतलब है कि पदार्थ जो आप चारों ओर देख रहे हो वो किस किस रूप में है, वो तो हमने बोल दिया, या तो ठोस रूप में होगा, या फिर द्रव के रूप में होगा, या फिर गैस के रूप में होगा। तो हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं में हम किस अवस्था का, इसका हम विस्तार पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, है ना। ठोस अवस्था का हम विस्तार पढ़ेंगे, साथ में हम इसको लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको यहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अब, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। इरेज कर रहा हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर आप समझिए। अब हम क्या करते हैं, हम इन अवस्थाओं में से एक अवस्था जो है आपके पास क्या है, ठोस अवस्था है। क्या है, ठोस अवस्था है ना। अब ये ठोस अवस्था है तो क्यों है, प्रश्न है ना। अरे ठोस अवस्था है तो क्यों है, गैस अवस्था है तो गैस क्यों है वो, अगर वो द्रव अवस्था है तो क्यों है। आपको उसके कुछ अभिलक्षण बताने पड़ेंगे, आप उसके बारे में बताइए, क्यों है ऐसा, क्यों ठोस है, क्यों वो द्रव है, क्यों गैस है, उसके अभिलक्षण बताइए। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ठोसों के अभिलक्षण के बारे में, साथ साथ हम द्रव के भी अभिलक्षण पढ़ लेंगे और उसके साथ में हम गैस के भी अभिलक्षण पढ़ लेंगे। क्लियर, हम तीनों के अभिलक्षण पढ़ लेंगे। तो लेकिन हमारा जो मेन होगा वो आप यहाँ पर ठोस अवस्था है, इसको आप ध्यान करके चलिए, बाकी आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसके अभिलक्षण की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे, चलिए एक तरफ ले लेते हैं हम, ठोस, द्रव और ये क्या है, गैस है। क्लियर, समझते चलिए आप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आकार की, साइज की हम क्या करते हैं, यानी कि आकार का हम डिस्कशन करते हैं। ठोस के आकार की, द्रव के आकार की और गैस के आकार की। हम ठोस कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, द्रव कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, गैस कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। आकार, आप कुर्सी ले लो, कुर्सी का जो आकार है वो आकार है ना। आप फैन ले लो, फैन का जो आकार है वो आकार है ना। वो आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना। मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल का जो आकार है वो आकार है। मतलब इसका मतलब है कि ठोस का जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। ठोस का, अरे आप उसको काट करके क्या कर दो, अलग ना कर दो, लेकिन जो उसका आकार है वो है ना। उसका आकार जो है वो क्या है, निश्चित है। नहीं तो काट करके, सर जी इसको हमने काट करके अलग कर दिया, अब इसका आकार क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो उसको काटो ना, जो है तो वो है, यानी कि उसका अगर कुर्सी है तो वो क्या, उसका आकार निश्चित है, वो जो है बदलेगा नहीं, वो कुर्सी है तो है, और जो फैन है तो वो फैन है ना। तो उसका आकार जो ठोस होता है उसका आकार क्या होता है, वो निश्चित होता है। तो पहली चीज़ है ठोसों का आकार निश्चित होता है। ये आपको क्लियर हुआ भी, होता है कि नहीं होता है,
ठोसों का आकार जो है वो निश्चित होता है ना। आप कुर्सी को चाहे जगह रख दो, ठीक है, वो जितना स्थान वहाँ पे घेर रहा है उतना स्थान वो अलग कहीं रखोगे वहाँ पर भी क्या करेगा, वो घेरेगा, है ना। तो उसका जो अब उस वहाँ पे हम उसका मीनिंग हम आयतन से नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर आकार देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो यानी कि आकार तो मतलब उसका जो देख रहे हो जिस साइज का है वो, तो वो उसका क्या आकार, तो आकार नहीं, वहाँ पे जो आकार है आकार उसका निश्चित होता है, ठीक है, वो इधर उधर बदलता नहीं है, तो उसका आकार निश्चित है। द्रव देखिए, यानी कि ये बदलेगा नहीं, ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, मतलब बदलता नहीं है। यानी कि अगर कुर्सी है तो वो है, जो जिस आकार में जिस रूप में है वो है, वो नहीं बदलेगा। अब चलिए द्रव की उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए। द्रव, अगर आप द्रव की बात करो, जैसे हमने एक गिलास लिया, गिलास में हमने दूध को क्या करा, डाला, तो वो ग्लास का शेप ले लिया कि नहीं ले लिया। अरे आप ग्लास लीजिए, ग्लास में आप डालिए दूध को, डालिए या पानी को डाल लीजिए, तो वो जिस शेप का ग्लास है वो बिल्कुल उसी शेप का वो बन जाएगा, है ना। अब आप फिर से दूध लीजिए, वही दूध लीजिए, आप उसको डाल दीजिए टब, एक टब ले लीजिए, उस टब में डाल दीजिए, तो वो पूरे टब में फैल जाएगा। फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, क्लियर हो ना। आप जैसे मान लेते हैं कि आप टब में उसमें ज़्यादा है, सोचोगे एक किनारे जा करके सर जी बैठ जाएगा, वो एक किनारे चला जाएगा। अरे आप जो यानी कम है ना, आप ज़्यादा मात्रा लोगे तो आपको वो उसी में क्या हो जाएगा, वो पूरे टब में फैल जाएगा। लेकिन अगर उतनी ही मात्रा आप गिलास में लोगे तो वो गिलास लंबा है, यानी बड़ा गिलास, तो पूरा गिलास ही बन जाएगा वो जो उसके अंदर दूध होगा, है ना। तो देख रहे हो, चलिए और दिखाते हैं। जैसे आपने ले लिया कि गिलास में रखा हुआ है, अब उसको आप मान लीजिए कि जग ले लिए, जग में डाल दिए, तो वो जग का शेप ले लेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जो आपके पास द्रव है ना, उसका आकार निश्चित है, मतलब जिस चीज़ में उसको डाल रहे हो उसी का आकार ले रहा है, ले रहा है ना। उसको आप जो है ग्लास में लियो तो ग्लास बन जाए, ग्लास का रूप लिया हुआ, टब में डाला तो वो टब का रूप ले लिया, मतलब चौड़े में हो गया, जग में डाला तो जग का शेप ले लिया उस तरीके से। तो वो क्या हो रहा है, वो निश्चित नहीं है ना, मतलब जिस चीज़ में द्रव को डाल रहे हो उसी का रूप ले रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लियर, मतलब द्रव का जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब अगर हम ठोसों में देखें, तो ठोसों में जब आप देखोगे, वो गैस है ना, ठोस की तो बात कर चुके हैं। गैस में, गैस को आप एक सिलेंडर में डालिए, है ना, एक सिलेंडर में क्या करिए, डालिए, वो पूरे सिलेंडर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे सिलेंडर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब वही गैस आप सिलेंडर के अलावा कोई एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, आप उसमें डालिए, तो वो पूरे, यानी कि आप मान लेते एक छोटा सिलेंडर आपके पास कोई है ना, कोई एक 14 किलो वाला है ना, या फिर आपके पास कोई एक बड़ा सिलेंडर है, उससे बड़ा सिलेंडर, या फिर कोई छोटे छोटे सिलेंडर हैं आपके पास, ठीक है ना। तो छोटे सिलेंडर में आप गैस को डालोगे और एक बड़े सिलेंडर में गैस को डालोगे, तो आप जितनी गैस छोटे सिलेंडर में डालो उतनी गैस आप बड़े सिलेंडर में डालो। तो छोटे सिलेंडर में जितनी गैस डालोगे वो छोटे सिलेंडर में पूरे भरे में फैल जाएगा, उतनी ही गैस आप बड़े सिलेंडर में डालोगे तो उतनी ही गैस उस बड़े पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। बात समझ में हो रही है ना। अगर आप छोटे सिलेंडर में जितनी गैस डाले उतनी गैस आप बड़े सिलेंडर में डालो, तो छोटे सिलेंडर में पूरा गैस जो होता है उसमें पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा, और जो बड़ा सिलेंडर होगा उस बड़े वाले सिलेंडर में भी पूरी गैस क्या हो जाएगी, पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। तो यानी कि उसमें भी आप मतलब जो चीज़ इसमें आप देख रहे हो, द्रव में देख रहे हो, द्रव को जैसे ग्लास में डालने, ग्लास से हमने टब में डाला, टब से हमने जो है जग में डाला, तो आप देख रहे हो लगातार वो बदल जा रहा है, जैसे जैसे डाल रहे हैं वो उसी का शेप ले रहा है। उसी तरीके से गैस भी है, गैस को आप छोटे बर्तन में डाले तो उसका पूरा शेप ले लेगा, बंद कर देना है, ठीक है ना, नहीं तो गैस तोड़ जाएगी, आपको बंद रहना चाहिए। और आपको जो बड़े सिलेंडर में डालोगे तो वो बड़े सिलेंडर के पूरे में फैल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है सेम वैसे यहाँ पर भी आपको प्रक्रिया दिखाई देती है। तो इसका भी क्या होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लियर, बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना हो, है ना। चलिए अगली चीज़ है, आकार के बाद हम आते हैं आयतन पे। किस पे आते हैं हम, आयतन पे आते हैं, है ना। आयतन का मतलब क्या है कि ठोस, कोई आप ठोस वस्तु, जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक चाक है, इसका आयतन पता करोगे तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या करोगे, मोटाई करोगे। अरे आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, है ना।
वहाँ से आप आयतन निकालोगे। तो जो इसका आयतन निकल करके आएगा, है ना, जो इसका आयतन निकल करके आएगा वो आप इसको आप कहीं पर भी इसको आप रख दो, ठीक है ना, ये उसका आयतन सेम रहेगा। ठोस का आयतन नहीं बदलता है। ठोस का आयतन अगर ये आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो इसका जो आयतन है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। आप चाहे इसको यहाँ रखो, आप चाहे इसको वहाँ रखो, आप चाहे इसको वहाँ रखो, आप इसको चाहे यहाँ रखो, कहीं पर भी आप रख दो, उसका आयतन बदलने वाला नहीं है। ठोस का आयतन नहीं बदलता है ना, मतलब ठोस का आयतन क्या है निश्चित होता है, मतलब उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई जो है जो आयतन होता है वो क्या होता है फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। अब आयतन से कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि आयतन मतलब क्या। आयतन मतलब ऐसे सोचिए कि किसी चीज़ में कितना जो है द्रव्य है, किसी चीज़ में द्रव्य का मान है ना, किसी चीज़ में द्रव्य का मान है ना, यानी कि उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, सारी चीज़ें, वो उसका क्या है आयतन है। मतलब कोई चीज़ अगर आपने कोई एक बर्तन ले लिया है ना, बर्तन में कितना पानी आपके पास आ रहा है ना, पूरा पानी, तो पूरा पानी का मतलब क्या है वहाँ पे आप आयतन निकालोगे उसका, ठीक है ना, आप आयतन निकालोगे। तो आयतन जो है वो ठोस का जो आयतन होता है वो बदलता नहीं है, इसका मीनिंग ये है, मतलब आयतन जो है कहीं पर भी आप वो रहे वो उसका आयतन नहीं बदलता है। तो ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। द्रव की बात करें, द्रव का आयतन, जैसे 1 लीटर पानी हमने लिया, ठीक है ना, 1 लीटर पानी लिया, उसको एक जगह रखा, एक गिलास में लिया पानी, 1 लीटर पानी गिलास में ले लिया, ठीक है। अब उस 1 लीटर पानी को आप किसी बड़े जग में डाल दो, 1 लीटर पानी, तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा? 1 लीटर पानी आप लिए हुए हो तो क्या वो जग में डालोगे तो 2 लीटर हो जाएगा या फिर 3 लीटर हो जाएगा? वो 1 ही लीटर रहेगा ना। आपने 2 लीटर इसमें पानी लिया है, 2 लीटर आप उसमें डालोगे तो क्या वो 3 या 4 लीटर हो जाएगा? वो भी नहीं। तो यानी कि ये भी जो आपके पास द्रव होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। क्लियर हो रहा है? इतना डेप्थ कोई नहीं क्लियर करता है, मैं बिल्कुल बेसिक से, है ना, मैं ये समझ करके चलता हूँ कि आप सीख रहे हैं, आपका आगाज़ है, आप स्टार्ट किए हुए हैं, आप सीख रहे हैं, तो सीखते रहिए आप, मज़ा आ जाएगा। गैस का आयतन अगर हम बात करें, जैसे गैस को आप छोटे से सिलेंडर में डाला तो पूरे भरे में फैल गया, है ना, तो उसके बाद में फिर वही गैस आप उठा करके जो है बड़े सिलेंडर में डाल दिया तो वो पूरे बड़े सिलेंडर में फैल गया, तो आयतन क्या हो जा रहा है? वो गैस जो है जितना भी डालो वो आयतन क्या हो रहा है, वो बदल जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। छोटे सिलेंडर में डाला पूरे में फैल गया, और वो उसमें डाला तो उसकी क्या है पूरा फैल गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो गैस होता है, गैस का आयतन बदल जाता है। गैस का आयतन क्या होता है? बदल जाता है। अब वो सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पर आपने द्रव भी तो फैल जाता है, अगर इसमें डाल दिए तो उसमें डाल दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आपको गौर करना है कि अगर आपने 1 लीटर लिया है तो वो जो है वहाँ पे 1 ही लीटर रहेगा, मतलब उसका आयतन निकालोगे तो आयतन आपके पास उतना ही रहेगा। लेकिन गैस जो है वो छोटे से सिलेंडर में आपने डाला हुआ है और वो पूरे बड़े सिलेंडर में पूरे भरे में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसका अगर आप आयतन निकालोगे तो वो आयतन वहाँ पे क्या हो जाता है, बदल जाता है, वहाँ पे तुरंत आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप आयतन देखोगे तो आयतन, इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, इसका आयतन भी आपके पास अनिश्चित होता है। क्लियर हो रहा है? आयतन क्या होता है, इसका अनिश्चित होता है। चलिए अब हम बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी। आपको मालूम है कि हमको भी मालूम है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान अपान क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो ठोस होता है, ठोस में अगर हम देखेंगे तो जो, क्योंकि कोई भी ठोस है वो अणु या फिर परमाणु से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। यानी कि पदार्थ मान लो, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना होता है, अणु और परमाणु से। यानी कि परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है ना। और अणु जब मिल जाते हैं, कई अणु मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे घनत्व के बारे में, तो घनत्व के बारे में मतलब क्या है कि
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन। तो जो ठोस होता है, ठोस में अगर हम देखेंगे, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, है ना, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, पास होते हैं। मतलब इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर हो रहा है ना, इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है इसका जो घनत्व है, ठोस का घनत्व क्या होता है, उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना। ठोस का घनत्व क्या होता है, उच्चतम होता है। अगली चीज द्रव में देखोगे तो द्रव में अगर हम देखेंगे तो द्रव में जो अवयवी कण होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर होते हैं ना। ठोस की तुलना में क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो इनका क्या है, इनकी तुलना में इनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, कम होगा, स्वाभाविक है। और जब द्रव्यमान कम होगा तो उनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसकी तुलना में है तो मतलब इसकी तुलना में कम है, लेकिन एक कैटेगरी के हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा उच्चतम है, मतलब इसमें जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी तुलना में इसमें क्या होती है, कम होती है। तो ये उच्चतम है तो इसको उच्च बोल दो। क्या बोल दो, इसमें क्या है, उच्च है। अब अगर गैसों में देखेंगे तो गैस में जो आपके पास जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है ना, यानी कि अणु या फिर जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। मतलब जो अणु परमाणु होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब इनका जो है द्रव्यमान सबसे कम होता है तो इनका घनत्व भी सबसे कम होता है। मतलब इनका जो घनत्व होता है वो निम्नतम होता है। शब्दावली समझिए आप, है ना। निम्नतम का मतलब सबसे कम, फिर इसमें क्या है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा है। क्लियर। अब अगला चीज आती है, हम देखते हैं अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक, क्या देख रहे हैं हम, अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी का मतलब क्या है कि जो आपने पदार्थ लिया हुआ है उसके अंदर अणुओं के बीच का डिस्टेंस, मतलब जो अणु पास पास कितनी दूरी पे हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप यहीं से देखो, इसमें हमने एक ठोस बनाया हुआ है। ठोस में जो अणु परमाणु हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। मतलब इनमें अणुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब आणविक दूरी जो होती है इनमें क्या होती है, निम्नतम होती है ना। अब ध्यान से समझिए निम्नतम क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अणुओं के बीच की जो दूरी है इसमें सबसे कम होती है। मतलब इसमें बहुत पास पास यहाँ पे अणु होते हैं ना, अणु परमाणु होते हैं, तो इनमें क्या होती है, निम्नतम। क्लियर, क्या होती है, निम्नतम होती है। और इनमें क्या देखोगे, इनमें क्या होती है, निम्नतम होती है। और इसमें आप क्या देखोगे, और इसमें देखिए, इसमें अणुओं के बीच की दूरी इसकी तुलना में क्या होती है, इसकी तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। मतलब इसमें अणुओं के बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर, या कम बोलो, सबसे कम, है ना। और इसमें इसकी तुलना में अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यानी कि निम्न है, निम्नतम है, तो इसको आप निम्न बोल दो। क्या बोल दो, निम्न बोल दो, है ना। ये निम्नतम मतलब सबसे कम है, इसमें क्या है, निम्न है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, गैस में जो है ये बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसमें अणुओं के बीच की दूरी सबसे क्या होती है, उच्चतम होती है। क्या होती है, आपको शब्दावली अगर ये समझ में आ गई तो आपने बड़ी आसानी से इसके आकार को, आयतन को, घनत्व को, अंतराण्विक दूरी को आपने समझ लिया। क्लियर। हम आगे हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो। हम आगे मूव करते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, यहाँ पर हम लेते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब जो आपके पास ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, उनके अणुओं के बीच कितना आकर्षण बल काम कर रहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इनमें आकर्षण बल बताइए, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल बताइए, क्योंकि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल वहाँ पे क्या होता है, बताइए बताइए, उच्चतम होता है ना। वेरी गुड, तो क्या होता है, उच्चतम होता है, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें ठोस की तुलना में जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या है, उच्चतम है, तो इसमें क्या बोल दोगे आप, अब तो समझ ही गए होंगे क्या होते हैं, उच्च होते हैं इसकी तुलना में, है तो उसी कैटेगरी में, लेकिन अब इसमें देखिए क्या होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसमें गैस के कण जो है वो स्वतंत्र मतलब दूर दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो इनमें क्या होता है, निम्नतम होता है। क्या होता है, निम्नतम होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगली चीज हम देखते हैं संपीड्यता। क्या है, संपीड्यता, शब्द ध्यान से सुनिए, संपीड्यता है ना, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, किसी कोई भी चीज़ है उसको दबने की क्षमता है ना, कितना हम उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसमें कितनी क्षमता है दबने की, वो आपके पास से सिंपल सी भाषा में कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, दबने की क्षमता। तो अगर हम इसमें देखोगे, ठोस में, ठोस को आप दबा सकते हो, ठोस में कंप्रेसिबिलिटी है। अब कोई चीज़ अगर 100% तो बोल नहीं सकते कि उसको हम बिल्कुल दबा ही नहीं सकते ठोस को, मान लेते कोई पत्थर ले लो तो पत्थर को आप क्या दबा सकते हो, लेकिन 100% ये नहीं कह सकते कि आप उसको हम दबा ही नहीं सकते, है ना, उसको भी दबाया जा सकता। कोई चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती, आपको मालूम है ना। तो कहने का मतलब लेकिन ये तो है कि कंप्रेसिबिलिटी इसमें जो है वो सबसे निम्नतम होती है, मतलब निम्नतम है, मतलब इसमें सबसे कम, क्योंकि इसमें जो आपके पास अणु परमाणु होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं, और जब पास पास होते हैं तो वो मतलब उनके जो है अंतराण्विक आकर्षण बल उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होता है तो यानी कि वो जल्दी दबेंगे नहीं, ठीक है ना, मतलब वो कंप्रेसिबिलिटी इसमें निम्नतम होती है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है, निम्नतम है। क्लियर, क्या है यहाँ पे, निम्नतम है। और अगली चीज़ है आपके पास, यहाँ पे अगर हम द्रव में देखेंगे तो द्रव में क्या बोलोगे आप, द्रव में इसकी तुलना में द्रव को हम क्या कर सकते हैं, निम्नतम है, तो इसको आप क्या बोल दो, निम्न बोल दो, है ना, क्या है, निम्न है, सिंपल है ना, मतलब इसको आप इसके तुलना में क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, है ना, ये सबसे कम है और ये क्या है, निम्न है ना, इसको आप तो इसके तुलना में इसको आप ज़्यादा दबा सकते हो, है ना। अब अगर हम गैसों की बात करें तो गैसों में क्या होता है, उच्चतम, सबसे ज़्यादा आप गैसों को, गुब्बारे में भर दो गैस, आराम से उसको आप दबा सकते हो, है ना। तो गैसों में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप क्या ले लोगे, जैसे हमने यहाँ पे कुर्सी ले लिया, ठोस के एग्जांपल, कुर्सी ले लिया, यहाँ पे पंखा ले लिया, है ना, हमने यहाँ पे टेबल ले लिया, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर द्रव की बात करोगे तो द्रव में आप जल ले लो, है ना, आप दूध ले लो, आप जूस ले लो, आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। गैस में ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप हाइड्रोजन ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, आप यहाँ से नाइट्रोजन ले लो, है ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, आप कोई गैस ले लो। तो ये जो है आपके पास होता है। इसमें मैंने इसके बारे में समझा दिया कि अगर ठोस है तो क्यों ठोस है, द्रव है तो क्यों द्रव है, और अगर वो गैस है तो क्यों गैस है। क्लियर।
उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब पदार्थ के 3 अवस्थाओं में हमने डिस्कस कर लिया, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं, उस पर हम आपको ज़रा थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए हम एक रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे, किसमें, ठोस, द्रव और गैस में। क्या इनमें कोई एक प्रकार का संबंध है ना। तो क्या है, ठोस, द्रव और गैस, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध होता है? तो हाँ बिल्कुल, इनमें क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि इसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में? तो हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, और किसकी मदद से? मदद से हम ताप की मदद से, टेम्परेचर की मदद से। जैसे हमें क्या करना है कि जो आपके पास कोई ठोस है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो बर्फ़ का एग्जाम्पल है। बर्फ़ क्या है, जो बर्फ़ है वो क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ठोस का। तो बर्फ़ को आप क्या करो, गर्म करो। बर्फ़ को क्या करो, इसको ताप दो, है ना, इसको क्या करो, गर्म करो। तो फिर वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। किस में बदल जाएगा, द्रव में। अरे बर्फ़ को आप क्या करोगे, जब हीट दोगे, गर्म करोगे, तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और अगर आप द्रव को गर्म करो, द्रव को और गर्म करो, द्रव को क्या करो आप यहाँ पे और गर्म करो, तो फिर वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, भाप में, या फिर इसको हम वाष्प बोलते हैं ना। इसमें वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। बर्फ़ को मतलब ठोस अवस्था है, इसको गर्म करोगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को जब आप गर्म करोगे और तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में, भाप या फिर वाष्प में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट तो रिलेशन है। अभी हमने बात करी थी कि जो 3 अवस्थाएं हमने देख ली यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस। अगली जो अवस्था होती है उसको हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको जानने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ है यहाँ से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। क्या है, बोस, है ना, BC है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। तो बस मैंने BC यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको समझ करके चलिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। अब ये कौन सी अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है, और ये प्लाज्मा अवस्था क्या है। प्लाज्मा अवस्था का मतलब है कि ये जो आपने यहाँ पर गर्म करा है ना, इसको गर्म करा, द्रव बना, द्रव को गर्म करा तो क्या बना, गैस बना। अब गैस को आप गर्म करिए, गैस को क्या करिए, गर्म करिए। अब ये बहुत ज़्यादा अगर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे तो फिर वहाँ क्या बहने लगेगी, धारा प्रवाह होने लगेगा। और जब धारा प्रवाह होने लगेगा तो आपको वहाँ से रंग दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या बता रहे हो सर, क्या काम ने, गैस को गर्म करोगे, गर्म करो, इलेक्ट्रॉन मतलब उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं तो धारा जो है बहना चालू हो जाती है। और जब धारा बहेगी तो फिर क्या होगा, आपको वहाँ से जो है उजाला सा आपको क्या होगा, प्रतीत होगा, मतलब आपको रंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा। अब इसके एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो जब लाइटिंग होती है ना। लाइटिंग का मतलब जब बिजली चमकती है, जब आसमान के जो सर्दियों जो है आप देखते हो कि जब बरसात होती है तो बिजली बहुत तेज़ी से चमकती है, ठीक है ना। तो वो इसका एक एग्जांपल, मतलब उसका कलर होता है अपना, तो वो आपको यहाँ पे वो जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है ना। आप अगर और एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे आप लोहार होता है ना, जो लोहार होता है, जब लोहे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देता, बहुत ज़्यादा उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है, तो आप देखिए वो बिल्कुल क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। वो बिल्कुल क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो वो रेड हो जाता है, तो वो जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। या फिर आप स्टार ले लो, तारे ले लो, तारे को देखो, उसका भी रंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है यानी कि बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड, ये जो अवस्था होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं।
है ना, या फिर आप सोलर विंड ले लो, ठीक है ना, मतलब जो सौर की वायु है, ठीक है ना, मतलब जो सौर की वायु है, यानी कि जो सौर मतलब सूर्य से बाहर जो निकलती है, ठीक है ना, सौर से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, जो सौर से बाहर निकलने वाले जो आवेशित कण होते हैं उनमें देखिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, उसमें भी एक तरीके का क्या होता है, कलर होता है, वो भी वहाँ पर रंग होता है, तो वो जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा ये चीज़। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है, ये बोस का मतलब ये भारतीय सत्येंद्र नाथ बोस है ना, ये जो है ये हैं भारतीय वैज्ञानिक हैं, और ये सी जो है वो जो आपके पास एक क्या है, आइंस्टीन है, एक क्या है, आइंस्टीन है। एक तो आपके पास बोस हैं और एक आपके पास क्या, आइंस्टीन है। इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन करा था, उस सिद्धांत को प्रतिपादन में इन्होंने अंग्रेजी अखबार में कहा कि इसको क्या कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए, तो उन्होंने जो अंग्रेजी अखबार वाले थे उन्होंने इनके सिद्धांत को प्रकाशित नहीं करा था। उन्होंने कहा कि हमने एक नए जो है अवस्था खोजी हुई है, 5वीं अवस्था, लेकिन उसको अंग्रेजी पत्रकार ने किसी ने इसको प्रकाशित नहीं करा। फिर उन्होंने उस सिद्धांत को एक लिफाफे में रख करके उसको आइंस्टीन के पास भेजा, तो आइंस्टीन जैसे उसका पढ़ा वो बहुत चक्का रह गया, है ना, तो कहा ये भारतीय होकर के जो है इतना बड़ा कारनामा कर दिया, तो उन्होंने इसको तुरंत एक पत्रिका में इसको क्या कराया, प्रकाशित कराया। जब से नहीं तब से फिर उसको वो क्या बोलने लगा उस अवस्था, तो वहाँ पे उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट वो अवस्था होती है। अब ये अवस्था क्या होती है, ये अवस्था होती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा क्या कर देना, ठंडा कर देना, मतलब सुपर कोल्ड जो अवस्था होती है वो क्या होती है, सुपर कोल्ड अवस्था होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा, है ना, यानी कि बिल्कुल ठंडा, मतलब उसके अंदर से अगर कोई विद्युत धारा भी अगर प्रवाहित हो जाए, है ना, तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इतना ठंडा। तो वो जो सुपर कोल्ड जो स्थिति आती है, जो अवस्था आती है, वो जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बोलते हैं, है ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है, सबसे ज़्यादा गर्म, जो सबसे ज़्यादा गर्म वो आपके पास प्लाज्मा, और जो सुपर कोल्ड जो सबसे ज़्यादा ठंडा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस अवस्था यानी कि जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है, और जो 5वीं अवस्था है वो अवस्था को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बोलते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो है ठोस अवस्था के बारे में जाना, है ना, हमने द्रव अवस्था के बारे में जाना, हमने गैस अवस्था के बारे में जाना, और 1 बाय 1 उसके बारे में हमने क्या करा, अध्ययन करा। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं कुछ भी डाउट होता तो आप उसको लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।